हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम के काइंड्स के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम हमारे कितने टाइप्स की हो सकती है। सो मेनली यहाँ इस बुक के अंदर 6 टाइप्स गिवन है। सबसे पहला आता है हमारे पास रेंट और रेवेन्यू डेराइव्ड फ्रॉम लैंड, यानी कि कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसने अपना राइट है लैंड को यूज करने का एग्रीकल्चर पर्पज के लिए किसी अदर पर्सन को ग्रांट कर दिया है, दे दिया है, तो उसके कंसिडरेशन में वो उससे कुछ ना कुछ रिसीव करेगा, या तो कैश में या फिर अदर देन कंसिडरेशन ऑफ कैश में। ठीक है। सो जो भी रेंट उसको मिला है या फिर जो भी इनकम उसको हुई है उस लैंड को ग्रांट करके, अपना राइट ग्रांट करके, तो वो इनकम क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। क्योंकि जो लैंड है वो इंडिया में सिचुएटेड है, लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी यूज करी जा रही है। जो रिसीवर है इनकम का उसका इंटरेस्ट भी है उसमें, एंड जो इनकम है वो डायरेक्ट इनकम है। सो वो क्या कहलाएगी? हमारी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। रेंट और रेवेन्यू डेराइव्ड फ्रॉम लैंड। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लैंड है वो उस पर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करे जाने चाहिए, तभी जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो एक इनकम जो है इज एग्रीकल्चर, कोई भी इनकम एग्रीकल्चर तभी मानी जाएगी, एग्रीकल्चर ऑपरेशन परफॉर्म करे जाने चाहिए। एग्रीकल्चर ऑपरेशंस किस तरीके के हो सकते हैं? सोइंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग, वाटरिंग इट, टिलिंग ऑफ लैंड, कल्टीवेशन ऑफ अ फील्ड, इस तरीके के ऑपरेशंस लैंड पे किए जाने चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक और है, एक अदर पॉइंट, एक अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोडक्ट है विच ग्रो वाइल्ड ऑन द लैंड और आर ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स जिनकी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है। कहने का मतलब है कि जिसके ऊपर जो है कोई भी ह्यूमन स्किल्स या ह्यूमन लेबर की जरूरत नहीं पड़ी है ऐसे प्लांट्स की ग्रोथ में, तो वो प्लांट्स अगर आपने सेल करे हैं उससे जो भी आपको इनकम हुई है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। ठीक है। एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने के बाद जो आपने प्लांट्स उगाए हैं या फिर जो भी आपने क्रॉप उगाई है उसको सेल करने के बाद जो इनकम होगी ना, वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। ऐसे ही कोई भी प्लांट्स जो खुद ब खुद ग्रो हो गए हैं उनको कट करके आपने सेल कर दिया, देन वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड काइंड, इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर जो एसएससी है, कल्टीवेटर है, या फिर जो रिसीवर ऑफ रेवेन्यू या रेंट है, उसने क्या किया है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करी है जिससे जो उसकी प्रोड्यूस है वो मार्केट में फिट हो गई है, यानी कि उसकी पहले कोई मार्केट नहीं थी लेकिन उसने कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करी, कुछ ऐसा प्रोसेस किया जिससे कि उसकी प्रोड्यूस जो है अब वो मार्केट में सेल होने लगी है। ठीक है। तो वो एक्टिविटी करने की वजह से जो भी उसको इनकम हुई उसको क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोड्यूस। प्रोड्यूस यानी कि जो भी उसने क्रॉप उगाई थी, जो भी प्लांट्स वगैरह उसने उगाए थे, उनको सेल करके जो भी उसको इनकम हुई है वो क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। चाहे उसने खुद भी अपनी एक शॉप ही क्यों ना खोल रखी हो उस अपनी प्रोड्यूस को सेल करने के लिए, लेकिन जो भी इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ पार्ट, इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। फार्म हाउस से कोई भी इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम तभी कहलाएगी जब मतलब जो ये कंडीशंस गिवन है ये फुलफिल होंगी, ये सेटिस्फाई होंगी, तभी इनकम क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। सबसे पहला आता है क्योंकि जो बिल्डिंग है वो ओन और ऑक्यूपाई किसके द्वारा होनी चाहिए? कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट। यानी कि जो एसएससी है, जो रेंट रिसीव करता है, रेवेन्यू रिसीव करता है लैंड का, वो बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए। उसके बाद वो क्या हुआ? एग्रीकल्चर लैंड पे सिचुएटेड होनी चाहिए बिल्डिंग। तीसरा आता है कि जो बिल्डिंग है इज बाय रीजन ऑफ हिज कनेक्शन विद द लैंड। बिल्डिंग को क्या है, जो रिसीवर ऑफ रेंट है या फिर कल्टीवेटर है वो एज अ स्टोर हाउस, डिवेलिंग हाउस यूज कर सकता है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन हमारे पास आती है, यानी कि इनसे जो भी इनकम आएगी वो क्या है, उसको इन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। वो ओनर होना चाहिए एग्रीकल्चर लैंड पे, जो है वो बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग को किसी भी कारण की वजह से डिवेलिंग हाउस और एज अ स्टोर हाउस यूज किया जा सकता है कल्टीवेटर के द्वारा। और फोर्थ कंडीशन है कि जो लैंड है वो अर्बन एरिया में सिचुएटेड होनी चाहिए, यानी कि किसी ऐसे एरिया में सिचुएटेड हो जहां से उसके ऊपर लोकल टैक्स दिया जाता है। ठीक है। या फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा जो लोकल टैक्स है वो कलेक्ट किया जाता है, ऐसी लैंड के ऊपर जो है आपकी जो फार्म हाउस है वो सिचुएटेड होना चाहिए, बिल्डिंग वहां पर सिचुएटेड होना चाहिए। ठीक है। अब किस लैंड के ऊपर लोकल टैक्स नहीं दिया जाता वो भी आपको बताया गया है। जो अर्बन एरिया में सिचुएटेड है, जो म्यूनिसिपैलिटी की बाउंड्रीज में आती है। और थर्ड पॉइंट में हमको बताया है कि कौन सी लैंड जो किन्हीं स्पेसिफिक एरियाज के अंदर क्या होती हैं,
सिचुएटेड होती हैं उन पर टैक्स नहीं दिया जाता है। तो इन 3 एरियाज में हमारी लैंड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अगर उसके ऊपर लोकल टैक्स एसेस करना है तो, क्योंकि लोकल टैक्स होगा तभी वो हमारी इनकम फार्म हाउस से जो इनकम आएगी वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। अदरवाइज हमारी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी और उसके लिए चारों सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है कि 2 किलोमीटर्स के दायरे में है लोकल लिमिट्स और पॉपुलेशन क्या है हमारी 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है। दूसरा, हमारी जो बिल्डिंग है वो सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए 6 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स और पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की जो हमारी लैंड है या फिर जो बिल्डिंग है वो 8 किलोमीटर से ज्यादा फ्रॉम लोकल लिमिट से 8 किलोमीटर से ज्यादा में नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है नॉट बीइंग मोर देन 8 किलोमीटर्स। 8 किलोमीटर्स के अंदर अगर वो आ गई देन उसके ऊपर कोई लोकल टैक्स नहीं रहेगा और ऐसे एरिया में जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है तो इन 3 एरियाज में वो सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए और ये चारों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स यानी कि जो इनकम है नर्सरी वगैरह होती है जहाँ पर प्लांट्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं और उसके बाद उनको सेल किया जाता है, देन उनसे जो इनकम आएगी वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।